हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक एनसीईआरटी का सीरीज, है ना। एनसीईआरटी के सीरीज के अलावा इवनिंग में आजकल आप लोगों के लिए, चूंकि प्रीलिम्स का टाइम है, तो प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ लेकर आ रहा हूँ, प्रीलिम्स 2021 से रिलेटेड। अब चूंकि प्रीलिम्स के लिए कुछ बहुत ही कम दिन बच गए हैं, तो हम, है ना, आखिरी के कुछ दिनों में कर रहे हैं प्रीलिम्स का रैपिड रिवीजन। और इस रैपिड रिवीजन के सीरीज में, है ना, इस रैपिड रिवीजन के सीरीज में आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज। आइए फटाफट से आपको है ना, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और ले चलते हैं बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको जल्दी जल्दी से फटाफट से देखते हैं। 2020 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है। जागृति अवस्थी रैंक 2 है, अनअकैडमी की लर्नर हैं। और जागृति के अलावा, है ना, रैंक 9 अपाला मिश्रा और रैंक 10 सत्यम गांधी, ऑल इंडिया रैंक 13 गौरव बुडानिया, रैंक 14 करिश्मा, रैंक 16 अर्थ और रैंक 20 श्रीजा, ये सभी अनअकैडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं। टोटल 169 स्टूडेंट्स अनअकैडमी से बेनिफिट ले चुके हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अगले साल आप भी इस लिस्ट में हो सकते हैं, बस मेहनत जारी रखना है और रुकना नहीं है। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए सो दैट आपको मेरे सारे, है ना, मेरे सारे सेशन के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। चलिए फटाफट से स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करते हैं। तो देखिए, दो तीन प्रकार की बॉडीज हो सकते हैं, कुल मिलाकर तीन, है ना, टाइप्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। फर्स्ट क्या हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडीज हैं, ऐसे निकाय हैं जिनका संविधान के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि यूपीएससी, है ना, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, है ना, ये सब, है ना, जैसे कि आपका सीएजी, इन सब का मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा दूसरा हो सकता है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके बारे में अभी पढ़ना चाह रहे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, ये तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो रुक जाइए अभी, है ना। चल, थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसे बॉडीज हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएटेड है ना, जिन्हें पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित करके क्रिएट किया है। और तीसरा हो सकता है एक सिंपली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि नीति आयोग, है ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनने वाला, है ना, बॉडी है। इसमें कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं क्रिएट किया गया, ठीक है जी। तो ये तीन प्रकार के बॉडीज हो सकते हैं। आज स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करें तो जैसा कि आपको अभी अभी मैंने बताया, ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब, है ना, विधायिका के द्वारा, है ना, लेजिस्लेचर के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। कैसे? एक्ट पारित करके, ठीक है। बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की विच इज नॉट demarcated in constitution of india, but it gets its power, service rules, है ना, authority by an act of parliament or state legislature, ठीक है। ये बात है जी। जनरली, है ना, दे आर established to perform specific functions which a government considers effectively performed outside the traditional departmental executive structure, ठीक है। एक कोई स्पेसिफिक, है ना, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट को लगे कि भैया जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है उससे बाहर कोई काम होना चाहिए, है ना। एक तो हमारा जो यूजुअल स्ट्रक्चर है वो यही तो है, मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं कई सारे, ठीक है। तो बेसिकली इनको, है ना, सर्टेन डिग्री ऑफ ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी हम देना चाहते हैं, सो दैट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहे डे टू डे एक्टिविटीज में। तो इनके फंडिंग अरेंजमेंट्स भी अलग से किए जाते हैं, है ना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉर्मली ऐसे देशों में सेटअप किए जाते हैं जिन देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, जिन देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लॉ के अनुसार स्टैट्यूटरी बॉडीज, है ना, आर ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास अधिकार होता है कि वो मॉनिटर कर सकते हैं एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एंड चेक वेदर दीज इंस्टीट्यूशंस आर लीगल एंड फॉलो ऑफिशियल रूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जनरल मेडिकल काउंसिल है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि डॉक्टर्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज में बी एस्टेब्लिश्ड टू परमिट अ सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी, इसकी बात हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट इज,
है ना, still accountable to guarantee that taxpayers fund expended in the operations of statutory body are spent in most effective and economical way। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस भी है बट फिर भी सरकार को ये भी सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर जो भी है ना टैक्स पेयर मनी है उसका खर्चा, उसका व्यय जो है वो इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पर लिखी गई। यहाँ तक की बात आप समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दो बातें और मैं बताऊं, है ना, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दो बातें मैं और बताऊं। क्या बातें बताऊं जी? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए, है ना, सुनना भी ध्यान से, देखना भी ध्यान से है। ठीक है जी, देखो, जो ये बॉडीज है ना, दे आर सब्जेक्ट टू वेरिंग डिग्री ऑफ मिनिस्टेरियल कंट्रोल, है ना, दे आर हैविंग वेरिंग डिग्री ऑफ मिनिस्टेरियल कंट्रोल। ऐसा नहीं कि 100% है ना अलग है, ये जुदा है ना, हो गए हम जुदा जुदा, वैसा वाला भी सिस्टम नहीं है। मिनिस्टर्स जो है दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट बोर्ड्स एंड एजेंसीज within their portfolios and are necessary to table their annual reports in the parliament, है ना, तो इनका रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में जाता है। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे हैव अथॉरिटी फॉर मेनी रीजंस, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, अब ये इंस्टीट्यूशन बना तो दिए पर इन इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, है ना, पारदर्शिता है या नहीं, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, किसी की जवाबदेही है, इफेक्टिवनेस है ना, बायपार्टनशिप। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अधिकार देने पड़ते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि इसका मतलब समय समय पर चेंज हो सकता है ना, जो भी लेजिस्लेशन के द्वारा इस स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया गया है वो लेजिस्लेशन बेसिकली इसको डिफाइन करेगा या इसकी मीनिंग को डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लोकल काउंसिल की बात करें तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट, बट इट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक्ट। ठीक है जी, तो ये बात कही है यहाँ पे। जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, दे आर established and operate under the provision of their own enabling legislation, है ना, उनका खुद का लेजिस्लेशन है अलग, उसी के तहत वो काम करते हैं। enabling legislation में also include provision for levels of fee to be charged for services and products provided by the statutory body। ठीक है, तो अगर वो बॉडी कोई ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए बॉडी को फी लेना है तो वो सारी चीजें भी उस लेजिस्लेशन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा सुनिश्चित मतलब बनाया गया है। जो एजुकेशन का है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है, मानदंड तय करने की जिम्मेदारी है ना, वो सब इसके ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम providing grants to eligible college and universities, commission also recommends central and state government on measures which are necessary for development of higher education। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी का भी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ? बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे में। ठीक है, 6 रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ हो गए भैया? कहाँ कहाँ हो गए? बेंगलोर, है ना, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता और पुणे में। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट हम अपने स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनमें सबसे पहला नाम आएगा एनएचआरसी का, है ना, राज्य स्तर पर एसएचआरसी होता है, इसी का काउंटर पार्ट है। एनएचआरसी के प्रेसिडेंट जो है ना, एनएचआरसी के सॉरी जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? एनएचआरसी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। राज्य स्तर पर जो एसएचआरसी होगा उसका गवर्नर साहब करेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में, एनएचआरसी के अंदर नहीं, अपॉइंटमेंट कमेटी में 6 मेंबर होंगे, उसमें से पीएम साहब होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक, अच्छा, ये ये ना, ये टेनियर यहाँ पे होना चाहिए, टेनियर यहाँ पे होना चाहिए, रिमूवल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है जी, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है जी? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं 6, है ना, प्रेसिडेंट साहब फाइनल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसके रिकमेंडेशन पे? 6 लोगों की टीम है। प्रधानमंत्री जी हैं उसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसके अलावा स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर है, ठीक,
सॉरी स्पीकर है और डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के, और होम मिनिस्टर है। तो कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर साहब, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर साहब राज्यसभा के, डिप्टी स्पीकर साहब, और एक गृह मंत्री साहब। इनका टेन्योर 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है ना। रिमूवल जो है वो कैसे हो सकता है जी? सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, सीआईसी की, इनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे, राज्य स्तर पर गवर्नर करेंगे, है ना। 3 मेंबर होते हैं, पीएम साहब, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किया होगा। इनका 5 वर्ष या, है ना, 65 वर्ष का टेन्योर है। और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। सीवीसी, विजिलेंस कमिश्नर, है ना। तो इसमें भी 3 मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, लोकसभा के अपोजिशन के जो लीडर हैं वो, और होम मिनिस्टर साहब। तो आप ध्यान दीजिएगा, सीआईसी और सीवीसी, है ना, दोनों में जो अपॉइंटमेंट कमिटी है वो एक जैसी है, और दोनों का टाइम ड्यूरेशन यानी कि टेन्योर भी एक है, और हटाने का प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, हटाने का प्रोसेस भी सेम है। लोकपाल की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, 5 मेंबर होंगे अपॉइंटिंग कमिटी में लोकपाल के। ठीक है, लोकपाल के 5 मेंबर होंगे। स्पीकर है उसमें सीजेआई है, कोई इमिनेंट ज्यूरिस्ट है, और इधर तो पीएम और लीडर ऑफ लोकसभा हो ही गए। ठीक है जी। चलिए, इनके रिमूवल का प्रोसेस बिल्कुल वैसा है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली सेम। चलिए, एक एक करके बॉडीज की बात करते हैं। सबसे पहले एनएचआरसी की बात। एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है। 12 अक्टूबर 1993 में, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और सिर्फ एनएचआरसी की नहीं, इसके साथ साथ राज्य का काउंटर पार्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की भी एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, ये बेसिकली दर्शाता है कि इंडिया का कितना हाई रिगार्ड है ह्यूमन राइट्स के लिए, है ना, ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए। ये कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें चेयरमैन साहब होते हैं और 5 मेंबर होते हैं, है ना, चेयरमैन साहब और 5 मेंबर। चेयरपर्सन इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी, जिसमें कि पीएम साहब होंगे, है ना, स्पीकर लोकसभा होंगे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं जी। ठीक है जी, इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। कंफर्टेबल है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं, बिल्कुल सामान्य सामान्य सी बातें हैं सारी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। जो एनएचआरसी के लोग हैं, इनकी ऑफिस जो है वो 3 साल के लिए होती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 3 इयर्स या 70 इयर्स, है ना। ड्यूरेशन की बात करें तो सॉरी, मतलब जो अपने प्रेसिडेंट, इसके जो हेड होंगे उनका 5 साल का, और बाकी का 3 साल का, और 70 साल तक, है ना। अगर एज की बात टर्म्स में बात की जाए तो 70 इयर्स तक। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए, तो होल्ड अ टर्म ऑफ ऑफिस फॉर 3 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात की जाए या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जाए तो 2005 के आरटीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। राज्यों में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की भी स्थापना हुई। सीआईसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 2005 एक रिमार्केबल ईयर था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, है ना। आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो सभी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज पर एक्सटेंड होता है, ध्यान रखना है। स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज पर, है ना, राज्य सरकार की सरकारी विभागों के पर इसका अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल का। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन होगा? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, एंड सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 10 मेंबर की बात है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या है जी? हाँ, बेसिकली एक ऐसे लोग होने चाहिए जिनका इमिनेंस हो पब्लिक लाइफ में, और वाइड नॉलेज हो जिनकी लॉ, साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित, सोशल सर्विसेज संबंधित, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में जिनका अच्छा खासा नॉलेज हो। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। सीआईसी या आईसी, है ना, शैल नॉट बी एन एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए नहीं होने चाहिए।
या कोई और है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हो, इसका खास ध्यान देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो द मेंबर्स ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय अ कमिटी, जिसमें कि पीएम साहब हों चेयरमैन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन हो लोकसभा के, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपॉइंट किया, है ना। रेजिग्नेशन की अगर बात की जाए तो सीआईसी या आईसी है ना कभी भी बेसिकली प्रेसिडेंट साहब को लिख कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। रिमूवल अगर हो, रेजिग्नेशन तो खुद से कर दिया, रिमूवल अगर हो तो इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव कर सकते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, या अगर इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है। पर ये इनकैपेसिटी कब प्रूव होगी? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अगर रेफरेंस दिया गया हो और प्रूव हो जाए तभी, ठीक है। चलिए, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस इफ सच अ पर्सन इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट हो या कन्विक्टेड हो किसी, है ना, कुछ ऑफेंसेस के लिए, कुछ सर्टेन ऑफेंस है यहाँ पर, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो मतलब उसने मतलब अपना कर्जा वर्जा है ना वापस नहीं किया हो, इस तरह की चीजें हो, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो अगर बैकग्राउंड में जाए ना तो बेसिकली इसकी स्थापना 1964 में हुई, पर क्यों हुई? इंपॉर्टेंट ये है कि वाई इन 1964, ऐसा क्या हो गया 1964 में? तो 1964 में एक कमिटी थी जिसका है ना नाम था संथानम कमिटी, है ना। इनके दरअसल रिकमेंडेशन के आधार पर 1964 में इसकी स्थापना की गई, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी इसको कब, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला? 2003 में, है ना। पहले ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से स्टेब्लिश कर दिया गया, है ना, पर जब लगा कि इसको ज्यादा स्वायत्तता चाहिए, है ना, तो इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ए बी वाजपेयी साहब जो हैं वो उस समय प्रधानमंत्री थे। मैंडेट क्या दिया गया, क्या काम है जी? बोले ऐसे ऑफेंसेस में इंक्वायरी कीजिए जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किया गया हो बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना। ऐसों को एकदम खोद कर जमीन से गड़े हुए भी हैं तो भी निकाल दीजिए। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर साहब होंगे चेयरमैन के रूप में, और इसके अलावा 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है जी। अगला जो हमारा बॉडी है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1978 में स्थापना हुई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है, माइनॉरिटीज कमीशन की। 84 में जो माइनॉरिटी कमीशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से डिटैच करके मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर रख दिया गया, ठीक है, which basically excluded linguistic minorities from commission's jurisdiction in 1988, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो यहाँ पर नहीं आई। पर आपको पता है भारत में जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 2 ही प्रकार के माइनॉरिटी की बात करता है, एक लिंग्विस्टिक, एक है ना रिलीजन आधारित, ठीक है जी। ऐसा ऐसा जल्दी बताओ, बिल्कुल सही। तो 1992 में विथ एनैक्टमेंट ऑफ एनसीएम एक्ट 1992 जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया और इसको रीनेम करके हमने एनसीएम नाम रख दिया, ठीक है जी। चलिए, 1993 में पहला स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था फॉर 5 रिलीजियस कम्युनिटीज, जिसमें कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, है ना, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस यानी कि पारसीज, इन सभी को, है ना, इन सभी का मेंशन था उसमें बेसिकली। 2014 के अंदर जैन को भी नोटिफाई कर दिया गया था माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन होंगे, एक एक वाइस चेयरमैन होंगे और फिर 5 मेंबर्स होंगे, एंड ऑल ऑफ देम शैल बी अमंग्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी, सब के सब माइनॉरिटी कम्युनिटी के होने चाहिए। Total 7 person to be nominated by central government should be from amongst person of eminence, ability and integrity। 7 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी यहाँ पर। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है ये रिकमेंड करता है दरअसल यहाँ पर नाम किसको? प्रेसिडेंट साहब को नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। फिर वो आगे बढ़ाएंगे बात। टेनियर की बात करें तो एक पीरियड होता है 3 साल का इनके लिए, है ना, डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस से 3 साल तक का। फंक्शंस की बात करें तो इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स, ठीक है जी।
तो ये फंक्शंस हो गए इनके। इसका काम है सुनिश्चित करना कि प्रधानमंत्री साहब का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है ना, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, सेफगार्ड्स को ध्यान में रखा जाए। लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। चलिए, तो ये बात हो गई जी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज राइट्स डे है ना, मतलब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, ठीक है, विच बेसिकली मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और है ना एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय यूनाइटेड नेशन 1992 में। डिक्लेरेशन स्टेट्स कि कंट्री शैल प्रोटेक्ट है ना द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल और एथनिक कल्चरल है ना रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक। बट भारत में इतने से कितनी चीजें हो पा रही है सोचना जब, ठीक है, मजाक बन के रख दिया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का भी स्टैट्यूटरी दर्जा है ना, 1992 में एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा। मिशन इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इनेबलिंग वुमेन टू अचीव इक्वालिटी एंड इक्वल पार्टनरशिप इन ऑल स्फेयर्स, ठीक है जी, इक्वालिटी एंड इक्वल पार्टनरशिप इन ऑल स्फेयर। फंक्शन क्या क्या है जी? बोले कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी लीगल प्रावधान है उनको जरा रिव्यू करें, है ना, रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स लेकर आए और फैसिलिटेट करें ग्रीवांस रिड्रेसल, ठीक है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स जो भी वुमेन को इफेक्ट कर रहे हैं, वुमेन को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट है ना स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसके अलावा एक दो और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो आप चाहें तो लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए। वहाँ पे प्री कम मेंस के बैचेस, आपको ऑप्शनल के बैचेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स है ना, गाइडेंस, सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको बस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते समय इस कोड का प्रयोग करना है विच इज DN Live, है ना, यू विल गेट अमेजिंग डिस्काउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को होने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको जरूर दीजिए, है ना, एंड यू विल गेट टू नो कि आपके स्कोर कैसे आ रहे हैं, है ना। 20 बुक अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन लेने पे फ्री में मिल रहा है अगर आप 1 ईयर या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, और लोन की सुविधा उपलब्ध है, इन केस यू वांट टू गो फॉर लोन, लोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। 44,000 1 ईयर का फी है, ठीक। 67 1 ईयर का आइकॉनिक का फी है, आइकॉनिक और प्लस का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोड सेम रहता है अपना DN Live, ठीक है, दिस इज द कोड। चलिए, बाकी आप आइए, 6 तारीख यानी कि कल से बैचेस शुरू हैं, अच्छे से पढ़िए, है ना। 1 ईयर के बैचेस हैं, 2 ईयर के बैचेस, 3 ईयर के भी बैचेस हैं, और हिंदी का भी एक करंट अफेयर्स का बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर से, मतलब हो चुका है, तो अगर आप जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, है ना, लेट्स क्रैक इट।